मेरा रिश्ता उन घरानों में से है जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे जीवन जीते हैं। मेरे पिताजी एक फर्म में काम करते हैं। हालांकि उनकी तनख्वाह से हमारा 2 वक्त का खाना ही मुश्किल से चल पाता है। हमारा घर 2 कमरों का छोटा सा दरबा है। मैं तो इतनी बदनसीब लड़की हूँ जो कि सिर्फ गरीबी का शिकार नहीं थी, बल्कि मेरी काली रंगत, चेहरे पर बने हुए चेचक के निशान भी मेरे लिए बदकिस्मती के दाग थे। पिताजी की कम कमाई की वजह से खाना ही कम मिल पाता था। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात थी, इसीलिए मेरी पढ़ाई भी पूरी न हो सकी। मेरी बढ़ती उम्र और पिताजी की घटती तनख्वाह देखकर माँ ने मेरी शादी का फैसला किया, क्योंकि घर की बड़ी लड़की मैं ही थी। बाकी 2 बहनें और एक भाई मुझसे छोटा था। हालांकि वो सब देखने में मुझसे कहीं बेहतर थे। ऐसा लगता था कि खानदान की सारी बदनसीबी मेरे हिस्से में लिख दी गई है। माँ के कहने पर लोग रिश्ता कराने पर राजी हुए। कई बार लड़के वाले देखने आते, लेकिन मेरी काली रंगत को देखते ही उठकर चले जाते। मेरी माँ मुझको यूं ताना देती जैसे मेरा काला रंग मेरा बहुत बड़ा कसूर हो। एक बार तो मेरी माँ ने ये भी कह दिया कि शिवानी, अगर रंग अच्छा न ला सकती थी तो किस्मत ही अच्छी ले आती। मैं अपनी माँ का ये ताना खामोशी से सुन गई और अपने कमरे में उठकर आ गई। कमरे में आकर बैठ गई और आईने में अपनी शक्ल, जो कि बिल्कुल भद्दी थी, उसको देखने लगी। देखते देखते मैं यही सोच रही थी कि मेरी शक्ल और सूरत मामूली सी लड़की से भी कमतर है, और इस पर सितम ये कि मेरे चेहरे पर चेचक के दाग, जो कि मुझे और ख़राब बना रहे थे। ऐसा चेहरा था कि कोई नज़र भरकर देखना भी पसंद नहीं करता, तो शादी की तो बात बहुत दूर की है। ऊपर से पिताजी कमाते इतना कम थे कि मोटा दहेज देकर भी शादी नहीं कर सकते थे, और फिर सोने पर सुहागा ये कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो ये भी रिश्ते में एक रुकावट थी। अक्सर शक्ल सूरत कम हो तो दहेज और पढ़ाई, इन दोनों की भरपाई कर देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ हर चीज़ की कमी थी। इसीलिए जैसे ही मैं 18 साल की हुई, मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि शक्ल सूरत तो तेरे पास है नहीं, शायद तेरी कम उम्र की वजह से कोई तुझसे शादी कर लेगा। लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा यहाँ भी साथ नहीं दिया। मेरे रिश्ते नाते मुझे देखकर नाक मुँह चिढ़ाते और वापस चले जाते। एक बार मेरे लिए एक लंगड़े लड़के का रिश्ता आया। मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए एक अपाहिज का रिश्ता आया है, तो मैंने माँ से कहा कि मैं इस लंगड़े से शादी नहीं करूँगी। मैं कोई अपाहिज थोड़ी हूँ जो किसी भी ऐसे रिश्ते के साथ मेरी शादी कराना चाहती हो। ये सुनकर मेरी माँ ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कहने लगी, अरे तू अपनी शक्ल तो देख, इस शक्ल पर क्या तुझे कोई शहजादा मिल जाएगा। मेरी माँ मुझे हमेशा ऐसे ही ताने देती रहती थी। मैं ये सुनकर रोने लगी और सोचने लगी कि शायद मैं इतनी ही बदसूरत हूँ जितनी अपनी माँ को लगती हूँ, या फिर शायद मेरी माँ ही मुझे दुनिया की नज़रों से देखती है। हालांकि मैंने तो सुना था कि औलाद जैसी भी हो, माँ को हमेशा प्यारी ही लगती है। मैं अपनी माँ को हमेशा ही चुपती रहती थी। हालांकि सारे घर के कामकाज की जिम्मेदारी भी मैंने अपने सर पर उठा रखी थी। इस पर मेरी माँ की घूरती नज़रें मुझ पर रहती थीं। मैं तैयार होकर शाम को उन लोगों के सामने बहुत अच्छी तरह से जाकर बैठ गई। लड़का भी उन लोगों के साथ ही आया था। उसकी एक टांग में पोलियो था, लेकिन शक्ल सूरत का थोड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर अलग ही एहसास आए। कुछ ही देर बाद वो एकदम से खड़ा हो गया और अपने घर वालों से कहने लगा कि वापस चलो। मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि ऐसी किसी भी काली पीली लड़की से शादी कर लूँ। उसने ऐसा कहा जैसे कोई बहुत ही बदसूरत लड़की उसके सामने बैठी हो। अपनी इस बेइज्जती पर मेरा दिल टूट गया। अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लड़का मेरे ही सामने आकर मुझे इस तरह जलील करके गया हो। लेकिन यहाँ बात अलग थी। जैसे ही वो लोग वहाँ से गए, मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गई। उस दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी हुई रो रही थी। मेरा दिल अपनी बदकिस्मती पर दहाड़े मार मार कर रो रहा था। एक अपाहिज शख्स ने भी मुझे इतनी बुरी तरह से जलील कर दिया। क्या मैं किसी के भी काबिल नहीं थी? मेरी माँ अब मुझे बहुत बुरा समझने लगी थी। कहती थी, मुझे तो लगता है तेरी शादी के लिए मुझे किसी बाबा की मन्नत मांगनी पड़ेगी। चल, किस्मत में गरीबी तो हमारी वजह से लिख कर लाई थी,
मगर इस सड़ी सी शक्ल का क्या करूं? शक्ल तो अच्छी ले आती, अब बैठी रहना हमारे सीने पर मूंग दल के। ये सुनकर मेरा दिल चाहता कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं, या मुझे कोई ऐसी बीमारी ही लग जाए जिससे कि मैं मर जाऊं। मेरे बाकी के बहन भाई भी इसी उम्मीद पर थे कि कब मेरी शादी हो और उनको भी आज़ादी मिले। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मेरी सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप की दहलीज पर ही गुजर जाएगी और इसी तरह अपनी माँ के ताने सुन सुनकर एक दिन मैं ही मर जाऊंगी। मेरे दिल से ये दुआ निकली कि काश मेरा कहीं दूर से रिश्ता आए, ऐसी जगह से कि मैं दोबारा अपने घर वालों की शक्ल तक न देख सकूं, जिन्हें मैं बहुत बुरी लगती हूँ। जैसा भी होगा, काना लंगड़ा लूला, मैं उससे शादी कर लूँगी। लेकिन मुझे अपनी माँ की बातें अब बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरी माँ ने मोहल्ले की औरतों से मेरे रिश्ते की बात कर रखी थी, लेकिन अब तक वो जितने भी रिश्ते लेकर आई थीं, सभी ने मेरी शक्ल को सामने रखते हुए मेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया था। हालांकि वो सारे के सारे रिश्ते बहुत कम दर्जे के घरानों से ही आते थे। कोई ड्राइवर था, कोई सब्जी बेचता था, तो कोई मोची था। लेकिन इस बार जो रिश्ता वो लेकर आई थी, उसे सुनकर मेरी माँ तो कुछ देर तक पलक झपकना ही भूल गई। वो कहने लगी, क्या सच में उन्होंने हमारी बेटी शिवानी को पसंद कर लिया है? उन्होंने क्या फ़ोटो भी देखी है? तुम सच सच कह रही हो ना? बताओ ना, क्या उन्होंने लड़की को पसंद कर लिया है? मेरी माँ को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन करना तो मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस औरत के हिसाब से वो लोग बहुत अमीर थे। मेरी माँ पर तो शादी करने का भूत सवार ही था। वो कहने लगी कि फ़ोन करो उन लोगों को कि वो जल्दी से हमारे घर हमारी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाएं। अगर उन्होंने फ़ोटो देख ही लिया है तो ये रिश्ता हम जल्द से जल्द तय कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके इसे लेकर अपने घर चले जाएं। वो रिश्ते वाली कहने लगी कि हाँ हाँ, आप चिंता ना करो, मैंने शिवानी का फ़ोटो दिखाया है और उन्होंने शिवानी को पसंद भी कर लिया है। मुझे अपनी बदलती किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी भी किस्मत चमक सकती है। हम शायद चमत्कार पर कुछ ज़्यादा ही यकीन रखते हैं। कभी कभी अपने हालात से तंग आकर हकीकत से आंख मूंद लेते हैं और बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं। उन लोगों को मुझे देखने के लिए आना था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इस रिश्ते का मुझे पता था कि इन लोगों ने लड़की को पसंद कर लिया है। और अब मैं सोच रही थी कि लड़के में पता नहीं कौन सा ऐब होगा, क्योंकि पैसे में तो वो कम नहीं है। तो फिर किस वजह से मुझ जैसी लड़की को उन्होंने पसंद किया है? चेहरे पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, चेहरा बिल्कुल सादा ही रखा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे मेरे असल रूप में देख लें, कि ये ना हो मेरी तस्वीर पर लगाया गया फ़िल्टर उन्हें धोखे में रखे। न जाने क्यों मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था वो लड़का भी मुझे इस अपाहिज की तरह से जलील करके चला जाएगा। मैं जब कमरे में आकर बैठी तो मेरी एक नज़र ही सामने बैठे नौजवान पर पड़ी। वो तो गबरू जवान था, बहुत ही हैंडसम सा लड़का था। रंगत भी एकदम गोरी चिट्टी थी और अमीर तो वो बहुत ही थे। बस एक पल की हमारी नज़रें आपस में मिली और मेरा दिल यूं हो गया जैसे अभी मेरे सीने को फाड़कर बाहर निकल आएगा। वो मेरी तो क्या, मेरी सारी दोस्तों और मेरे पूरे ख़ानदान की लड़कियों की सोच से भी कहीं आगे बढ़कर था। वो ऐसा लड़का था जिसे देखते ही अच्छी से अच्छी शक्ल वाली लड़की उससे शादी करने को राज़ी हो जाए। हालांकि मुझे लगा कि कहीं ऐसा न हो ये लोग अचानक उठकर खड़े हो जाएं और मुझे सुनाते हुए बाहर चले जाएं, क्योंकि जब इतने गए गुजरे लड़के ही मेरे मुंह पर मुझे जलील कर चुके थे तो अब इनका तो कहना ही क्या था। मेरा दिल चाहा कि उठकर मैं कमरे के बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम था कि 100% इनकार ही होगा। वो लड़का मुझ पर फटकार डालते हुए मेरे घर से निकल जाएगा और मैं रिश्ते के नाम पर और ज़्यादा जलील होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन इस नौजवान की नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं। उसकी आंखों की तपिश ने मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ा कर रख दिया था। मुझे हैरत का झटका तो उस वक्त लगा जब उस नौजवान ने अपने पास बैठी अपनी माँ से कहा कि मॉम, मुझे ये लड़की पसंद है, आप इसे मंगनी की अंगूठी पहना दीजिए।
मेरा दिल तो ये सुनकर धड़कना ही भूल गया था कि मैं इसे पसंद हूँ। आखिर मैं कैसे इसे पसंद आ सकती हूँ? एक गरीब सी लड़की जिसकी रंगत भी सांवली है, वो आखिर इस खूबसूरत और हैंडसम लड़के को किस तरह से पसंद आ सकती है? अचानक से मेरी नज़र जब दोबारा उस लड़के से मिली तो मैंने देखा वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे उसकी अक्ल पर शक होने लगा। मुझे लगा ये शख्स ज़रूर मेंटली तौर पर पागल है और शायद इसीलिए मैं उसे पसंद आ गई हूँ। हद तो ये हुई कि उसकी माँ ने भी बिल्कुल एतराज़ नहीं किया। ये बात भी मेरे लिए बड़ी झटके की थी। मेरी माँ की तो खुशी के मारे बाँछें खिल गई थी। मुझे लगा ये सब कोई ख्वाब सा है। अभी मैं नींद से जाग जाऊंगी तो ये हसीन ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि ना तो मैं हुस्न की परी हूँ, ना मेरे पिताजी के पास कोई बहुत बड़ी दौलत है और ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे तो ढंग से इंग्लिश बोलना और पढ़ना भी नहीं आता। मेरे पास तो कोई भी खूबी नहीं थी। मेरी अक्ल हैरान थी कि मैं उन्हें पसंद आ गई, लेकिन मेरी माँ उसे किस्मत का खेल समझकर फूली नहीं समा रही थी। मेरे हाथ में राजेश के नाम की अंगूठी सज चुकी थी जो बहुत कीमती थी। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट दी। आनन फानन में कुछ ही दिनों के बाद मेरी राजेश के साथ शादी हो गई। उन्होंने दहेज में भी हमसे कुछ नहीं मांगा था। यहाँ तक कि मेरी दुल्हन वाली ड्रेस भी मेरी ससुराल से ही आई थी, जो कि बहुत महंगी लग रही थी। मुझे बहुत ही महंगे पार्लर से तैयार कराया गया था। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई अप्सरा हूँ। मेरी काली रंगत मेकअप की मोटी मोटी परतों के पीछे छुप गई थी। आज ही जिंदगी में पहली बार मेरी माँ ने मेरी नज़र उतारी थी। मैं आज अपने घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वालों के लिए भी खास बन चुकी थी। सभी मेरी किस्मत पर खुश हो रहे थे। कुछ लोगों की आंखें तो अब भी यकीन का घूंट नहीं पी पा रही थीं कि मेरा पति इस कदर हैंडसम और मालदार है, जिसे देखकर लोग उंगलियां मुंह में दबा लें। मैं बड़े ठाठ के साथ रुखसत होकर अपने छोटे से घर से निकलकर एक बड़े से महल में आ गई। मेरा कमरा भी इतना बड़ा था जितना तो मेरा पूरा घर भी नहीं था। एक खूबसूरत से बेड पर बैठी मैं अपनी किस्मत पर खुशियां मना रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरा ही घर है। मैं बड़ी हैरत से उस कमरे को देख रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने राजेश को देखकर मेरा दिल मेरे सीने में थमसा गया। वो ऐसा नौजवान था कि जिसकी तमन्ना हर लड़की कर सकती थी, लेकिन वो मेरा नसीब बन चुका था। मेरे पति ने मुझे उस रात हर खुशी दे दी जिसकी एक बीवी को तमन्ना होती है। वो मेरी तारीफ कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं कोई बहुत हसीन लड़की हूँ, कोई अप्सरा हूँ। मगर उस वक्त मुझे अपनी सांवली रंगत का भी ध्यान नहीं था। मुझे बस ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में हूँ और राजेश मेरे साथ बैठे हुए मेरे हुस्न में चार चांद लगा रहे हैं। 4 दिन बाद राजेश ने मुझ पर मोहब्बत ही निछावर की थी। मुझे अपने आप बहुत हसीन लग रहा था। मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि मेरी सास का रवैया भी बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी माँ के घर में तो मैं अब आई हूँ। अब तक मैं ससुराल में ही रह रही थी। 15 दिन बाद ही राजेश मुझसे कहने लगे कि तैयारी कर लो, हम लोग हनीमून मनाने के लिए मॉरिशस जा रहे हैं। ये खुशी सुनकर तो मेरे अंदर तितलियां सी उड़ने लगी। फिलहाल कुछ दिनों के अंदर ही हम हनीमून मनाने के लिए मॉरिशस आ गए। मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और राजेश के साथ जहाज़ का सफ़र करते हुए जब मैं मॉरिशस पहुंची, वहां की ज़मीन पर कदम रखते ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। लेकिन ये शायद मेरे ख्वाबों से जागने का वक्त था। यहाँ पहुंचकर राजेश मुझे एक होटल में ले गए। बहुत बड़ा और आलीशान सा होटल था। वहाँ उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा कमरा लिया और मुझे कमरे में ले जाकर मुझसे कहने लगे, तुम कुछ देर आराम कर लो, मुझे काफ़ी थकी हुई लग रही हो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट कर आ जाऊँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, इसीलिए फ़ौरन लेट गई। लेटते ही मेरी तुरंत आँख लग गई और मैं सो गई। शाम गहरी हुई तब मेरी आँख खुली, लेकिन अभी तक राजेश का कोई पता नहीं था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे काफ़ी भूख भी लग रही थी, लेकिन मुझे ना तो इंग्लिश में बात करनी आती थी और ना ही मेरे पास पैसे थे कि मैं खाना मंगा सकूं। मैं उठकर खिड़की के पास चली गई। बेमकसद ही कई घंटों से खिड़की के बाहर देख रही थी। मुझे लगा कि अभी राजेश आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
रात गहरी हो गई थी और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल अनजान सी जगह थी। ना मैं यहाँ के रास्ते जानती थी और ना ही मुझे यहाँ का माहौल पता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि राजेश आखिर कहाँ गए हैं, जो अभी तक नहीं आए। मैं यही सोच रही थी कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। मुझे लगा राजेश आ गए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर एक अंग्रेज़ आदमी खड़ा था जो मुझसे टूटी फूटी हिंदी में पूछने लगा कि क्या आप राजेश के साथ आई हैं। तो मैं पहले ही परेशान थी, ये सुनकर मैं रोने ही लगी। मुझे यूं रोता देखकर वो शख्स वापस चला गया। मैंने सोचा हिम्मत करके खुद ही बाहर निकल कर देखती हूँ कि राजेश कहाँ है। मैं अपना पर्स लेकर बाहर निकली और जहाँ तक मेरे बस में था होटल के आसपास देखने लगी। कुछ गलियाँ, कुछ सड़कें छानी और जल्द ही थककर वापस होटल में आ गई, लेकिन राजेश मुझे कहीं नजर नहीं आए। होटल आकर मैं बहुत बुरी तरह से रोने लगी कि अगर राजेश वापस नहीं आए तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, नहीं मेरे पास अपने घर का कोई फोन नंबर था। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि मैं कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था कि यहाँ आकर राजेश से ही फोन करवाऊंगी और फिर अपनी माँ से बात करूंगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सका और ये आफत मेरे ऊपर आ गई। मैंने तो अपनी तरफ से सारी मेहनत कर ली, यहाँ तक कई घंटों की मेहनत के बाद भी मुझे सड़कों पर राजेश का पता ही नहीं मिला और अब मैं यही सोच सोच कर फूट फूट कर रोने लगी। राजेश न जाने कहाँ चले गए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुछ देर बाद ही मुझ पर कयामत टूटने वाली है। कुछ ही देर में मेरे कमरे पर दोबारा आहट हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही अंग्रेज़ खड़ा था। वो मुझसे कहने लगा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वो आदमी मुझे अपने साथ एक हॉस्पिटल में ले गया। कहने लगा, तुम्हारा पति हमारे होटल की गाड़ी में ही गया था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे पता चला कि राजेश मर चुके हैं। मैं तो ऐसे हो गई जैसे कोई पागल होता है। आंखों में आंसू भरे मैंने वो बॉडी देखी जो पूरी तरह झुलस चुकी थी। उसे देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। उनको तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे इस देश के कानून नहीं पता थे। तभी एक शख्स ने कहा कि तुम अपने घर पर फ़ोन करके इस बात की खबर दे दो, लेकिन मेरे पास तो नंबर भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं किसी को फ़ोन न कर सकी। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी कि मैं वापस कैसे जाऊंगी। रोती पीटती मैं वहां से वापस होटल के कमरे में आ गई। जब मैंने सामान खोलकर अपना पासपोर्ट ढूंढा तो मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई कि ये मैं कहाँ फंस चुकी हूँ। न मेरे पास पैसे थे, ना ही पासपोर्ट था और ना अब मेरे पास राजेश था। यहाँ तक कि मुझे यहाँ पर बात करने के लिए यहाँ की भाषा भी नहीं आती थी। मुझे तो राजेश के घर का भी अता पता कुछ नहीं मालूम था और यहाँ पड़े हुए सामान से भी मुझे कुछ ऐसा काम न मिला। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और इसीलिए हॉस्पिटल वालों ने मुझे राजेश की डेड बॉडी को भी नहीं दिया, क्योंकि वो उसके लिए पैसे मांग रहे थे और मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। जो आदमी मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था वो मुझे ये सारी खबरें बता रहा था। शायद वो इस होटल का मैनेजर था। वो मुझसे कहने लगा कि बिना पासपोर्ट के तुम्हें यहाँ की पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ से वापस अपने देश जा सको, और तुम्हारे पति ने बस आज रात तक का ही किराया हमें दिया था, तो अगली सुबह तुम्हें ये होटल भी खाली करना पड़ेगा। मैं भूखी प्यासी इतने बड़े गम को झेल रही थी कि अब कल सुबह मुझे ये होटल भी खाली करना होगा। मैं इस नए गम को झेल न सकी और मेरी आंखें लगातार रोने लगी। मेरे लिए ये सब मौत से ज़्यादा ख़तरनाक था। मैंने उस आदमी से कहा कि भाई, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ और तुम्हें पता है मेरे पति की भी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और मेरे पास कोई पता ठिकाना नहीं है। वो आदमी मुझसे कहने लगा कि देखो, तुम परेशान तो हो, लेकिन ये प्रॉब्लम तुम्हारी है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तो खुद यहाँ पर नौकरी करता हूँ। मैं लगातार रोए जा रही थी। मुझे रोता देखकर वो बाहर चला गया। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि बस सारे गम भूलकर मुझे इस वक्त खाना चाहिए था। कुछ देर बाद वो आदमी दोबारा आया।
और उसके साथ एक वेटर भी था जिसके हाथ में खाने की थाली थी। वो मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ ये भलाई कर सकता हूँ कि आज रात का खाना तुम्हें खिला दूँ, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में इस होटल में नहीं रख सकता। तुम्हें सुबह हर हाल में ये होटल खाली करना होगा। देखने में वो आदमी अंग्रेज लग रहा था, गोरी रंगत, हरी आंखें और बहुत ही खूबसूरत, लेकिन टूटी फूटी हिंदी बोलकर मुझे समझा रहा था। मैं बहुत बड़े गम से गुजर रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा ये सोचकर परेशान थी कि मैं जिस मुसीबत में फंस गई हूँ, अभी उससे बाहर कैसे निकल पाऊंगी। आखिर किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार लूँगी और किस तरह से अपने घर वापस जाऊँगी। वहाँ से बाहर निकलने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बहुत बड़ा हादसा था जो मेरे साथ हो चुका था। मैंने खाना खाया और रोते रोते सो गई। अगली सुबह ही वो आदमी मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, अब तुम्हें कमरा खाली करना पड़ेगा। मैं रोने लगी, उसके हाथ जोड़कर उससे मिन्नतें करने लगी। मैंने कहा कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं कहाँ जाऊँगी। ऐसा करो कि तुम मुझे इस होटल में नौकरी दे दो, मैं कोई भी काम कर लूँगी, झाड़ू पोछे से लेकर बर्तन धोने तक। इस पर उसने कहा कि तुम तो हमारी भाषा भी नहीं जानती हो और ना ही तुम्हारे पास पासपोर्ट है, इसलिए इस होटल में तो क्या, कहीं भी तुम यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाओगी। और ये कहकर वो बाहर जाने लगा। तभी अचानक वो जाते जाते वापस पलटा और मुझसे कहा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने और नौकरी दोनों का इंतज़ाम करवा सकता हूँ। मेरे पास उस आदमी की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं उसके साथ चली गई। जहाँ मुझे वो लेकर गया था वो एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसमें छोटे छोटे से फ्लैट हैं। उसने एक फ्लैट के पास जाकर घंटी बजाई। अंदर से बड़ी सांवली रंग की लेकिन मॉडर्न कपड़े पहने हुई लड़की निकली। शक्ल सूरत से इंडोनेशियन लग रही थी, लेकिन रंग और नक्शे से बिल्कुल मेरी ही तरह थी। फिर वो मुझे अंदर ले गई। साथ में वो आदमी भी था। उसने अंग्रेजी में उस लड़की से कुछ बातें की। उस कमरे में और भी लड़कियां थीं जो कि स्कर्ट पहने हुई थी, लगभग सारी ही सांवले रंग की थी। सांवली सी उनमें खड़ी हुई मैं अच्छी लग रही थी। मैं खामोशी से एक जगह बैठ गई, क्योंकि वैसे भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर तक तो वो लड़कियां मुझे देखती रहीं, फिर आपस में न जाने किस भाषा में बातें करने लगी। फिर वो लड़की जो होटल के मैनेजर से बात कर रही थी, मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई और एक लड़की को कुछ कहने लगी। उसके बाद उस लड़की ने मेरे बालों को काटना छाटना शुरू किया। मैं हैरान परेशान बस ये सब होता हुआ देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो मेरे बालों का स्टाइल बनाने के बाद मेरे चेहरे पर बहुत कुछ लगा रही थी। कुछ ही देर में उस लड़की ने मेरा हुलिया ही बदल दिया। मैं हैरान इस बात पर थी कि मुझे तैयार क्यों किया जा रहा है। मैं तो ये समझ रही थी कि मुझे घर का कामकाज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। मुझे लगा शायद मुझे वेटर की जॉब करनी है। आखिर मेरा कमज़ोर दिमाग बस यहीं तक सोच समझ सकता था। करीब 1 घंटे के बाद उस होटल के मैनेजर के साथ 4 काले अंग्रेज भी कमरे में आए। शायद वो अफ्रीका के थे। उस लड़की ने मुझे उनके सामने बिठा दिया। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब इन सारे मर्दों को अपनी तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा। तभी उनमें से एक आदमी ने मैनेजर को पैसे निकाल कर दिए। पैसे लेकर वो मैनेजर बहुत खुश हुआ। फिर मुझसे कहने लगा कि इस शख्स के साथ चली जाओ। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हुआ। मुझे लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो गलत हाथों में पड़ गई। मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। इस बात पर वो मैनेजर बहुत गुस्सा हुआ और मुझे घूरने लगा। साथ ही वो कहने लगा कि ज़्यादा बकबक मत करो, वरना सड़कों पर भीख मांगती नजर आओगी। हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें बाहर खड़ा कर देंगे और आती जाती गाड़ियों से भीख मांगती रहोगी। ये कहकर उसने मेरा हाथ उस आदमी के हाथ में दे दिया। लंबे चौड़े काले से अफ्रीकी आदमी के साथ मैं घबराई हुई सी खड़ी थी कि मैं किस मुसीबत में फंस गई। यहाँ से मैं वापस भी नहीं जा सकती और न जाने ये कसाई जैसा आदमी मेरे साथ क्या करेगा। वो आदमी मुझे एक होटल के कमरे में ले गया। दरअसल वहाँ सारी लड़कियाँ अपने जिस्म को बेचने का धंधा करती थीं और मुझसे भी ये लोग अब यही काम लेने लगे। मैं रोज़ रोती थी, हर बार इनकार करती थी, लेकिन हार कर मुझे ये काम करना ही पड़ता था। उस जगह पर ऐसे लोग आते थे जिन्हें सांवली लड़कियां पसंद थीं।
और उन्हीं की मांग थी और उनकी ज़्यादा कीमत दी जाती थी। मैं हर रात सोने से पहले ये सोचती कि काश मेरे पति राजेश का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। मेरी शादी की मेरे साथ कुछ अच्छी यादें भी थीं, इसीलिए मैं यही सोचती कि काश राजेश जिंदा होते या कहीं से राजेश जिंदा होकर आ जाएं और मुझे इस दलदल से निकाल कर अपने घर ले जाएं। लेकिन मुझे पता था कि ये सब मैं सिर्फ सोच सकती हूँ, हकीकत तो इसके बिल्कुल अलग है। और मैं अपनी किस्मत को रोते रोते सो जाती। सुबह उठकर भी अपनी किस्मत को रोती कि मैं किस नर्क में फंस गई हूँ। एक बार मैंने जाने से इनकार कर दिया, जिस पर वो मैनेजर मुझ पर चीखने लगा, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही, जिससे गुस्सा होकर वो मैनेजर मुझे कमरे में ले गया और मुझे बहुत ज़्यादा मारा, इतना कि मेरा हुलिया ही बिगाड़ दिया। मुझे ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लग गया। इसके बाद मेरे अंदर ऐसी ताकत ही ना बची कि मैं इनकार कर सकूं। मेरी सारी हिम्मत उस मारपीट से टूट गई थी। इसके बाद मैंने कभी इनकार नहीं किया। हालांकि ये काम मुझे पसंद नहीं था, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती थी। यहाँ मेरा कोई अपना भी नहीं था। मैंने सब कुछ अब किस्मत समझकर कबूल कर लिया था। यही धंधा करते करते मुझे 1 साल गुजर गया। एक बार मुझे इसी मैनेजर का सेठ अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया। रात गुजारने के बाद जब मैं सुबह वापस जाने लगी तो उस सेठ ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई। जब वो नौकर आया, उसे देखकर तो मैं हैरान हो गई और वो आदमी भी मुझे देखकर घबरा गया था। ये तो राजेश ही था। मैं बेधड़क उसकी तरफ बढ़ी और मैं रोने लगी कि राजेश, आप जिंदा हैं? फिर मैंने पूछा कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तभी वो सेठ, जो मुझे हैरत से देख रहा था, अचानक बोला कि ये लड़का तो हमारा नौकर है, जो हमारे कहने पर अलग अलग देशों से लड़कियों के साथ शादी करके उन्हें यहाँ पर लेकर आता है और फिर उन लड़कियों को हम यहाँ इस धंधे में लगाते हैं ताकि हम अच्छे पैसे कमा सकें। और तुम्हारे जैसे छोटे घरानों के लोग ऐसे मालदार और खूबसूरत रिश्ते को देखकर बिना कुछ सोचे समझे शादी की हामी भर देते हैं। ये सुनकर मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। मेरी बची कुची किस्मत भी ख़त्म हो गई। मुझे लगा कि अब मेरे पैर में हमेशा के लिए बेड़ियां पड़ चुकी हैं, जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगी। और मैं ये सोचती हुई ड्राइवर के साथ बैठकर वापस से उसी गंदे से फ्लैट में आ गई। और शायद अब जिंदगी की बाकी सांसें भी मुझे अपने इसी धंधे में निकालनी पड़ेंगी। लेकिन उस रात मैंने ये सोचा कि हमारे परिवार वालों ने बिना सोचे समझे मेरी शादी सिर्फ पैसा और हुस्न देखकर कर दी। उन्हें लगा कि शायद ये कोई चमत्कार है और हमारी लड़की बाहर के देश में जाकर बहुत खुश रहेगी। और ना जाने मुझ जैसी कितनी लड़कियां इसी तरह बेवकूफ़ बनकर अपने देश से इतनी दूर आ जाती हैं और यहाँ आकर इन जानवरों के हाथ बेची जाती हैं। आज सोने से पहले मैं बस यही सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी तो अब बर्बाद हो चुकी, लेकिन शायद लोगों को समझ आए और लोग अपनी लड़कियों का रिश्ता सोच समझकर करें। हर एक रिश्ते की छान पटक करें कि वो लड़की कहाँ दे रहे हैं। शायद इसी तरह से और किसी लड़की के साथ ऐसा न हो कि सिर्फ मेरी यही सोच थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।